दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है यामा इम्प्रिजेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ शॉर्ट में लिखा है यामा मतलब कि यमराज, और इम्प्रिजेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी को कैद किया हुआ, बंदी बनाया हुआ, पकड़ा हुआ, उसे इम्प्रिजेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम आ होली सेंट वॉज ट्रैवलिंग विद टू ऑफ हिज डिसिपल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहाता रहती जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। आ होली सेंट मतलब कि एक पवित्र साधु। सेंट का मतलब होता है संत या फिर साधु, मतलब एक पवित्र साधु या कह सकते हैं एक संत। वॉज ट्रैवलिंग यात्रा कर रहे थे। विद टू ऑफ हिज डिसिपल्स अपने दो शिष्यों के साथ। डिसिपल मतलब शिष्य, और ये प्लूरल नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, एक संत अपने दो शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। द इवनिंग हैड फॉलन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। FALL फॉल का मतलब होता है गिरना, और ये यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म है। और हैड, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द इवनिंग हैड फॉलन। तो दोस्तों, यदि आप इसको फॉल के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब आप ये निकालेंगे कि शाम गिर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कि शाम हो चुकी थी। द इवनिंग हैड फॉलन मतलब कि शाम हो चुकी थी। फर्दर ट्रैवल वॉज डेंजरस। डेंजरस का मतलब है खतरनाक, और ये एक एडजेक्टिव है। फर्दर का मतलब आगे। फर्दर ट्रैवल वॉज डेंजरस मतलब जो आगे की यात्रा थी वो खतरनाक थी। दे सॉ आ आयरन स्मिथ्स वर्कशॉप आउटसाइड द विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सी मतलब देखना, और सो मतलब देखा। क्या मतलब हुआ? दे सो उन्होंने देखा आ आयरन स्मिथ्स वर्कशॉप। आयरन स्मिथ का मतलब होता है लोहार, वर्कशॉप मतलब दुकान। उन्होंने एक लोहार की दुकान देखी, वर्कशॉप आउटसाइड द विलेज गाँव के बाहर। द हाउस ऑफ द आयरन स्मिथ वॉज नियर बाय। क्या मतलब हुआ? द हाउस ऑफ द आयरन स्मिथ वॉज नियर बाय मतलब जो लोहार का घर था वो नज़दीक था। द सेंट सैड टू द आयरन स्मिथ, गुड मैन वी वुड लाइक टू स्टे एट योर हाउस फॉर द नाइट। क्या मतलब हुआ? इट इज़ पॉसिबल। द सेंट सैड वो जो साधु थे उन्होंने कहा, टू द आयरन स्मिथ मतलब उन्होंने लोहार से कहा, गुड मैन मतलब कि भले आदमी, वी वुड लाइक टू स्टे एट योर हाउस फॉर द नाइट। उन्होंने क्या कहा कि भले आदमी, वी वुड लाइक टू स्टे मतलब कि हम रुकना चाहेंगे, एट योर हाउस आपके घर पर, फॉर द नाइट मतलब आज रात हम आपके घर पर रुकना चाहेंगे। इज़ इट पॉसिबल मतलब क्या ये संभव है? द आयरन स्मिथ लखीराम बोर्ड। बो का मतलब होता है जो सम्मान में किसी के झुकना, और ये सेकंड फॉर्म है। जो आयरन स्मिथ था जो लोहार था, लखीराम बोर्ड वो झुका। दैट विल बी माई प्लेजर। उसने क्या कहा कि दैट विल बी माई प्लेजर मतलब ये मेरा सौभाग्य होगा। चलिए आगे देखिए। लखीराम ट्रीटेड दैम लाइक गेस्ट। क्या मतलब हुआ
दोस्तों ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना, उसके अलावा ट्रीट का मतलब किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने को भी ट्रीट कहा जाता है और ये सेकंड फॉर्म है। लखीराम ट्रीटेड देम लाइक गेस्ट, मतलब कि लखीराम ने उनका अतिथियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, वाइल डिपार्टिंग द सेंट सेड। दोस्तों डिपार्ट का मतलब होता है किसी जगह से निकलना या फिर रवाना होना, आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं और ये फोर्थ फॉर्म है। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह में, वाइल डिपार्टिंग मतलब कि निकलने के दौरान, ये कह सकते हैं वहाँ से रवाना होने के दौरान, द सेंट सेड जो संत थे उन्होंने कहा, गुड मैन मतलब कि भले आदमी, वी आर प्लीज्ड विद योर हॉस्पिटैलिटी, आस्क फॉर 3 boons। क्या मतलब हुआ, उन्होंने क्या कहा कि भले आदमी, वी आर प्लीज्ड विद योर हॉस्पिटैलिटी। दोस्तों हॉस्पिटैलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अतिथि सत्कार, और प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना। वी आर प्लीज्ड विद योर हॉस्पिटैलिटी मतलब कि हम आपके अतिथि सत्कार से बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। आस्क फॉर 3 boons, और दोस्तों आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और बून का मतलब होता है वरदान, और ये प्लूरल नाउन है बून्स। तो उन्होंने क्या कहा, आस्क फॉर 3 boons मतलब कि 3 वरदान मांगो। चलिए आगे देखिए। लखीराम हैड हर्ड दैट द सेंट्स हैड द पावर टू ग्रांट विशेष। क्या मतलब हुआ, दोस्तों यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और HEAR हियर मतलब सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है हर्ड। लखीराम हैड हर्ड मतलब लखीराम ने सुना हुआ था, दैट की द सेंट्स हैड द पावर, उसने क्या सुना था कि जो सेंट्स होते हैं मतलब जो साधु संत होते हैं उनके पास ये ताकत होती है, शक्ति होती है, टू ग्रांट देने की, विशेष उनके पास मतलब कि विश इच्छाओं को देने की पावर होती है, शक्ति होती है। ही सैड उसने कहा, ओ ग्रेट मतलब कि महान व्यक्ति, इफ़ यू आर प्लीज्ड यदि आप प्रसन्न हो, यदि आप खुश हो, ब्लेस मी मतलब मुझे प्रदान करो, मुझे दो मतलब मुझे इस चीज़ का मुझे आशीर्वाद दो। टू बी यंग मतलब कि युवा होने का, जवान रहने का, इवन एट द एज ऑफ 100 मतलब कि 100 की आयु में भी जवान रहने का मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। चलिए आगे देखिए। सो बी इट मतलब कि ठीक है ऐसा ही हो। द सेंट सेड साधु ने कहा। लखीराम अगेन स्पोक, और ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है। लखीराम अगेन स्पोक, लखीराम ने दोबारा कहा, दोबारा बोला। फॉर द सेकंड वन मतलब कि दूसरे के लिए, फॉर द सेकंड वन मतलब जो दूसरी वाली है, ग्रांट मी मुझे प्रदान करो, दैट की देयर बी नो डर्थ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, DEART। डर्थ का मतलब होता है कमी। तो उसने क्या कहा कि दूसरी वाली के लिए ग्रांट में मतलब मुझे प्रदान करो, दैट की देयर बी नो द डर्थ ऑफ एनीथिंग इन माई होम मतलब कि मेरे घर पर किसी भी चीज़ की कभी कमी ना हो, मतलब कि मेरे घर पर कोई सामान की कमी ना हो। डर्थ ऑफ एनीथिंग इन माई होम। फॉर द थर्ड बून मतलब तीसरी बून के लिए, वरदान के लिए, द आयरन स्मिथ गॉट कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज का मतलब होता है भ्रमित हो जाना। और दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। कन्फ्यूज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भ्रमित होना। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। और गेट कन्फ्यूज्ड का मतलब हो गया भ्रमित होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, फॉर द थर्ड बून मतलब तीसरे वरदान के लिए, द आयरन स्मिथ गॉट कन्फ्यूज जो लोहार था, आयरन स्मिथ मतलब लोहार जो था, गॉट कन्फ्यूज वो भ्रमित हो गया। ही डिड नॉट नो व्हाट टू आस्क फॉर। क्या मतलब हुआ, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ डिड सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। KNOW ये नो मतलब जानना, पता होना, और ये फर्स्ट फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही डिड नॉट नो वह नहीं जानता था, व्हाट टू आस्क फॉर कि क्या मांगे। चलिए आगे देखिए। ही लुक्ड एट हिज आयरन फाउंड्री चेयर। दोस्तों फाउंड्री एडजेक्टिव है, फाउंड्री का मतलब होता है पाए। ही लुक्ड एट हिज आयरन फाउंड्री चेयर मतलब उसने अपनी लोहे की जो फाउंड्री चेयर थी, मतलब जो लोहे के पाए वाली जो उसकी जो चेयर थी, जो उसकी कुर्सी थी, उसने उसको देखा।
एंड ब्लर्टेड आउट। ब्लर्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ऊंचे स्वर में तेज़ी से बोलना, और उसने बड़ी ज़ोर से कहा whoever sits on that chair, whosoever मतलब कोई भी, it sits on that chair मतलब कोई भी जो इस चेयर पर बैठे, इस कुर्सी पर बैठे, must not be able to get up, वो अवश्य ही गेट मतलब कि उठ ना पाए, मस्ट नॉट बी एबल टू गेट अप, वो उठ ना सके, विदाउट माई विश, बिना मेरी इच्छा के। चलिए आगे देखिए। सो बी इट, ऐसा ही हो, सेट द सेंट एंड डिपार्टेड। सेट द सेंट मतलब कि संत ने कहा, एंड डिपार्टेड, और वो वहाँ से चले गए। चलिए आगे देखिए। द टाइम पास्ड ऑन, दोस्तों पास ऑन का मतलब था गुजरना, द टाइम पास्ड ऑन जो समय था वो गुजर गया, मतलब समय गुजरा। लकीराम रिमेंड यंग, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और मैं चाहूँगा आप इस स्ट्रक्चर को नोट करें। और REMAIN, रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना, इसको काफ़ी ज़्यादा वाक्यों में यूज़ किया जाता है और यहाँ पर इसकी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया रिमेंड। तो रिमेन यंग का मतलब हो गया जवान बने रहना। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, लकीराम रिमेंड यंग, मतलब जो लकीराम था वो जवान बना रहा, वो जवान रहा। वैन ही वॉज 100 ईयर्स ओल्ड, मतलब वैन ही वॉज 100 ईयर्स ओल्ड मतलब कि जब वो 100 साल का था। यामा, जो यामा मतलब कि जो यमराज, द गॉड ऑफ डेथ मतलब जो ईश्वर हैं, जो गॉड हैं, देवता हैं, ऑफ डेथ मृत्यु के, केम वो आए, टू टेक हिम उसे लेने के लिए। लकीराम वॉज स्केयर्ड, दोस्तों स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत होना, स्केयर्ड एडजेक्टिव है ये। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, लकीराम वॉज स्केयर्ड, जो लकीराम था वो घबरा गया, डर गया। ही सेड, उसने कहा, लॉर्ड मतलब कि ईश्वर, सिट ऑन दैट आयरन चेयर मतलब उस लोहे की कुर्सी पर बैठ जाओ, फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए, मतलब तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हो, उसने क्या कहा कि लॉर्ड मतलब ईश्वर महाराज, सिट ऑन दैट आयरन चेयर फॉर ए वाइल मतलब थोड़े समय के लिए उस लोहे की कुर्सी पर बैठ जाओ। आई विल वाइंड अप माई बिजनेस, वाइंड अप का मतलब होता है बंद करना, आई विल वाइंड अप माई बिजनेस, मैं अपने व्यापार को बंद करूँगा। चलिए आगे देखिए। यामा सैट ऑन इट मतलब जो यामा थे, यमराज थे, सैट ऑन इट वो उस पर बैठ गए, एंड गॉट इम्प्रिजेंट और वो उसमें इम्प्रिजेंट हो गए मतलब वो वहीं पर बंदी बन गए। नाउ अब, ही कुड नॉट गेट अप अंटिल लकीराम विश्ड, नाउ ही कुड नॉट गेट अप और वो उठ नहीं पाए, अंटिल मतलब जब तक, लकीराम विश्ड जब तक वो। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, नाउ ही कुड नॉट गेट अप अंटिल लकीराम विश्ड मतलब वह अब वहाँ से नहीं उठ सकते थे जब तक लकीराम ना चाहे। लकीराम वुड नॉट विश दैट, लकीराम वुड नॉट विश दैट और जो लकीराम था वो इस चीज़ को नहीं चाहता, नहीं चाहेगा। लकीराम किल्ड आ चिकन टू सेलिब्रेट हिज अचीवमेंट, क्या मतलब हुआ, और ये किल का मतलब मारना और ये सेकंड फॉर्म में लकीराम किल्ड चिकन, लकीराम ने एक चिकन को मतलब एक मुर्गे को मारा, टू सेलिब्रेट मतलब मनाने के लिए, हिज अचीवमेंट अपनी उपलब्धि को मनाने के लिए। द चिकन केम अलाइव और दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म है केम, द चिकन केम अलाइव और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अलाइव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीवित या जिंदा। क्या अर्थ हुआ, द चिकन केम अलाइव, जो चिकन था, मुर्गा था, केम अलाइव वो जिंदा हो गया, एंड फ्लू अवे और वो उड़कर चला गया। विदाउट यामा नो क्रिएचर वुड डाई, क्या मतलब हुआ कि विदाउट यामा मतलब कि बिना यामा के, बिना यमराज के, नो क्रिएचर वुड डाई कोई भी प्राणी नहीं मरेगा, किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होगी। सिमिलरली उसी तरह से द आयरन स्मिथ सेक्रीफाइस्ड अ गोट, ठीक उसी तरह से जो आयरन स्मिथ था, लोहार था, सेक्रीफाइस्ड उसने बलि चढ़ाई, अ गोट एक बकरी की। इट्स हेड एंड बॉडी गॉट टुगेदर एंड इट रैन अवे, क्या मतलब हुआ, इट्स हेड एंड बॉडी और जो उसका जो सर और जो उसका शरीर था, गॉट टुगेदर वो एक साथ हो गए, एक साथ इकट्ठा हो गए, एंड इट रैन अवे और वो भाग गए। चलिए आगे देखिए। नाउ अब, नो क्रिएचर वॉज डाइंग, अब कोई भी जो क्रिएचर था, प्राणी था, वॉज डाइंग वो नहीं मर रहा था। द एयर वॉज थिक, जो हवा थी, जो वायु थी, वॉज थिक वो गाढ़ी हो गई, विद इंसेक्ट्स कीड़ों से, एंड वाटर वॉज फुल ऑफ जम्स और जो पानी था वो फुल ऑफ जम्स और वो कीटाणुओं से भर गया, एंड क्रिएचर्स और प्राणियों से और कीटाणुओं से वो भर गया। लाइफ वॉज बिकमिंग हेल, जो जीवन था वो एक तरह से नरक बन रहा था, वॉज बिकमिंग हेल,
इट फ्राइटेंड लकी राम। दोस्तों फ्राइटेंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाना, डरा देना। इट फ्राइटेंड लकी राम, और ये जो चीज़ थी उसने लकी राम को बहुत ज़्यादा भयभीत कर दिया, डरा दिया। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, यामा एंड उसे ही रियलाइज़ का मतलब होता है कि चीज़ को महसूस करना, कि चीज़ का बोध होना। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, उसे बोध हुआ, यामा एंड दे डिपार्टेड, और वो जो थे वो चले गए, फॉर द अदर वर्ल्ड, दूसरे संसार के लिए। चलिए अब दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। डेथ इज़ अ नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, और ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और सर्वाइवल का मतलब होता है जीना, और ये दोनों शब्द नाउन है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? डेथ इज़ अ नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन के सर्वाइवल के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए जो मृत्यु है वो आवश्यक है। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की और साथ में इसे अच्छे से ट्रांसलेट करने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।